ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी एंशियंट हिस्ट्री की दूसरे नंबर की क्लास है। कल हमारी पहली क्लास हो चुकी है। थोड़ा सा विवरण पुरानी क्लास का करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बात रही कि कौन कौन बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, तो आपकी कमेंटों की गति इतनी है कि मैं उसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है। तो इतना प्रेम भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। बीच बीच में जो भी बातें होंगी हम करते रहेंगे। आप सभी का दिल से स्वागत है। ठीक है। दिल से स्वागत है आपका। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर ये क्लास जो है हमारे बैच में चल रही है, दो जगह लाइव चल रही है। देखो, बात को समझना। यहां पर जो मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ये मैं एंशियंट हिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं, समझना बात को। तो इसमें एग्जाम स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो आप ये समझिए कि जो आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है, वो आपका एक से अधिक जगह मर्ज चल रहा है। इसके पीछे का कारण आप जानते हैं। इसके पीछे का कारण है कि मैंने कुछ बैचेस के अंदर इसको एडिशनली ऐड कराया है। ठीक है। इस वजह से ऐसा है। मैं अब आपके सामने मतलब ये तो नहीं करना चाहता कि हाँ जी आपको पता नहीं लगेगा, अरे नहीं। ठीक है। मैं कभी आपके सामने मतलब वो है ना, मन में छल नहीं रखना चाहता, है ना। बात को समझिए। पहले मैं कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए। मैंने सबसे पहले बताया कि भाई हम इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें हैं, बीती बातों का अध्ययन, केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिनका प्रभाव संस्कृति या समाज या व्यवस्था या प्रशासन पर पड़ा हो। वो सब चीजें आपको देखने को मिलती है हिस्ट्री या इतिहास। ठीक है। दूसरा, इतिहास विषय की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, उसके बारे में हेरोडोटस की बुक हिस्टोरिका का मैंने यहाँ विवरण दिया था। ठीक है। अगला उसी के बाद मैंने बताया कि इतिहास का जो विभाजन है वो तीन तरीके से किया जा सकता है, जो कि चार्ल्स विल्सन के द्वारा किया गया था। ये नोट आपको करना था। इसने हमें बताया कि हमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत देखने को मिल सकता है। अब इसमें बहुत सारे नए हिस्टोरियंस इसको अंदर एक और हिस्सा बना देते हैं, उत्तर मध्यकाल। चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए, जब मैं मॉडर्न पढ़ाता हूं मैं उसमें इसको कवर करता हूं। ये बात आप जानते हैं भली भांति, है ना। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद अगली बात, इतिहास की समय रेखा का जो विभाजन है वो दो स्तरों पर किया जाता है। उन दो स्तरों की मैंने यहां पर व्याख्या की कि भैया इसमें एक वेस्टर्न डिवीजन हो सकता है जिसको पश्चिमी विभाजन कहते हैं, एक आधुनिक विभाजन हो सकता है जिसको इस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको चर्चा की कि हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर किस प्रकार से कार्य हो सकता है, प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किस प्रकार से होता है, उसकी बात मैंने चर्चा कर ली। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने इसके कालों की भी बात करी थी, कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने कहा था कि जब हम अगली क्लास में आएंगे तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी पूर्व ऐतिहासिक समय पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, पूर्व ऐतिहासिक समय। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पूर्व ऐतिहासिक समय या प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज आप डाल लीजिए। चाहो तो आप प्री हिस्टोरिक एज हेडिंग डाल लो, या चाहो तो आप ये प्री हिस्टोरिक एज हेडिंग डाल लो, जो बढ़िया लगे। मैंने क्या बताया भाई, मैंने आपको बताया कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आपके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्री हिस्टोरिक एज, जो सबसे पुराना है, जिसकी हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में साक्ष्य अवशेष मौजूद मिल जाते हैं। ठीक है। तो हम इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। तो आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, प्री हिस्टोरिक एज होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात को समझना भैया कि जो है ना, इसके लिए डिवीजन चाहो तो आप इस लेवल पर भी देख सकते हो। मैं चाहूं तो इस तरीके से भी आपको इस चीज को बता सकता हूं कि डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया किस प्रकार से है, प्री हिस्टोरिक, सेमी हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। रिटन एविडेंस नॉट अवेलेबल, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल। दिस इज ऑल्सो हैव थ्री टाइप ऑफ एजेस, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। देन आता है सेमी हिस्टोरिक, जिसको बोला जाता है बेसिकली आद्य ऐतिहासिक काल। रिटन एविडेंस भी है, अवेलेबल है, बट रीड नहीं किया जा सका। हिस्टोरिक आता बोथ है, आर्कियोलॉजिकल भी है एंड आपका लिटरेरी सोर्सेज भी है। बट वही बात आती है कि इसमें समझने वाली बातें वैसी नहीं हो पाएंगी। इस वजह से जो पैटर्न मैंने लास्ट क्लास में यूज किया था वो परफेक्ट था बाबू। ठीक है। तो ये तो सिर्फ मतलब कहने वाली बात थी कि इस तरीके से भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बात वही थी। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था लेवल वही था, अच्छी चीज वही थी जो मैंने आपको कल ऐसे सिखाई।
तो इसी लेवल पे हम चलेंगे। वो सिर्फ मैंने उन छात्रों के लिए बताया था कि भैया पढ़ा वैसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, अब आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बता देना है जी। हाँ, अब बात को समझिए, हेडिंग डाल लीजिए प्री हिस्टोरिक एज। तो बाबू हमारी हेडिंग क्या है? एंशियंट इंडिया है, यूनिट 1 है एंशियंट इंडिया की। तो एंशियंट इंडिया की क्या यूनिट 1, एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। बहुत ध्यान से समझना प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के अंदर आपकी यूनिट 1 है प्री हिस्टोरिक एज। ऐसे ही जैसे मैं लिखता जा रहा हूं ना, ऐसे ही आप नोट्स बनाते चले जाओ। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आप नोट्स बना लो, ठीक है? बहुत बढ़िया ठीक है, चलिए। इसको बोला जाता है बाबू क्या? प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ये एक ऐसा समय था, ये एक ऐसा समय था जिसका हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। एक ऐसा समय जिसका हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। ठीक है, एक ऐसा समय जिसका हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। ऐसा समय जिसका लिखित विवरण नहीं है, नहीं है। नो लिटरेरी सोर्स, नो लिटरेरी सोर्स। बट इसका लिटरेरी सोर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका क्या है? इसका पुरातात्विक, पुरातात्व, पुरातात्विक जो है अवशेष, पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध है, उपलब्ध है, पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध है। ठीक है, तो पुरातात्विक का मतलब क्या होता है कि हिस्टोरिक या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसके अवेलेबल है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है बाबू? अवेलेबल है, अवेलेबल है। क्लियर बात? अब देखो, इसका लिखित हमारे पास जानकारी नहीं है। क्यों यार? उस समय अगर कोई लिखित चीज होती, क्या वो अब तक बच पाती है? बच ही नहीं पाती है ना, दिक्कत नहीं हो जाती? हाँ, तो इस वजह से। लेकिन सर इसमें क्या होता है ना, ये वो वाला समय जो डायनासोर वाला समय था, आदि मानव वाला समय था, ये वो वाला समय है। इसी में एक बात आती है कि सर इसमें फिर ये बताइए आप कि सर इस उत्पत्ति के बारे में क्या आपका कहना है कि आखिरकार मनुष्य बना कैसे? क्योंकि मनुष्य का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस काल के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, प्रीहिस्टोरिक में हम दो चीजें पढ़ते हैं, स्टोन एज एंड कॉपर एज। लेकिन स्टोन एज और कॉपर एज, इन सब के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि सर जी ये आदि मानव जो थे ये कौन थे सर? जानते हो आप किसी एक आद को? मैं भैया मैं कैसे जानूंगा है आदि मानव क्या? हाँ, तुम बहुत ऐब करते हो, ठीक है। चलो यहां पे आप समझिए कि हम सबसे पहले मानव की उत्पत्ति का थोड़ा विवरण पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो ह्यूमनॉइड्स से ही बने हैं हम सब। तो इसमें आपका पहला पॉइंट होगा मानव की उत्पत्ति। पहला पॉइंट होगा मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति आपका पहला पॉइंट होगा। ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन, ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन, ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमंस। तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, झिंगा लाला हूं, झिंगा लाला हूं, हाँ हाँ बढ़िया, मान जाओ इंसान बन जाओ, कैसी बात कर रहे हो तुम। तो इसके बारे में समझिए, हम सबके सब बनते हैं किससे जी? हम सबके सब बने ह्यूमनॉइड से। ह्यूमनॉइड से बने हैं हम सबके सब, ह्यूमनॉइड से बने हैं। ठीक है, ह्यूमनॉइड, नॉइड से बने हैं। अच्छा, जितना आप शांत रहोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे। मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आप पीसीएस के लिए भी पढ़ रहे हो तो इससे अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो तभी होगा जब आप शांत रहोगे, है ना।
अब ह्यूमनॉइड के बारे में, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं क्लास में जिनको ये लगता है कि इंसान ही जो है बंदरों से बने हैं? ठीक है, मतलब ऐसा कब हुआ कि भाई हम इंसान जो है, इंसान हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं? ऐसा कितने लोगों को लगता है? ठीक है, कि बंदर ही थे जो बाद में चल के इंसान बन गए? कितने लोगों को ऐसा लगता है? ठीक है, वो बताइए। देखो, अब ह्यूमनॉइड के अंदर आपको दो तरीके की प्रजाति देखने को मिलती है। एक देखने को मिलता है ह्यूमन, और एक आपको देखने को मिलता है एप। एक देखने को मिलते हैं आपको एप्स। वो आपने मूवी भी देखी होगी, प्लेनेट ऑफ द एप्स, उसमें वो बोलते भी हैं, है ना? हाँ। अब इसके अंदर जो आपको देखना है ना, बंदर, लंगूर, चिंपैंजी, ये जितने भी लोग होते हैं ये एप वाली कैटेगरी में आते हैं। जैसे लंगूर हुआ है, बंदर हुए, चिंपैंजी हुआ, चिंपैंजी हुआ, तो ये मानव जो थे वो मानव अलग थे। ठीक है, मानव इसमें अलग थे, मानव इसमें अलग थे। हमारी संरचना पहले ऐसी नहीं रही होगी जैसी आज की डेट में है। ठीक है, ये कह रहा सर हमें लगता है, अच्छा मान जा मान जा। तो भाई ये हमारे ना, ये हमारे बुआ फूफी के रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली हमारे जो पूर्वज है ये नहीं रहे। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि हम बंदर से बने हैं, लंगूर से बने, चिंपैंजी से बने, क्योंकि हमारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ हमारा अनुमान है। ठीक है, ये सिर्फ हमारा अनुमान है, इस पे कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो ये डायरेक्टली कहता हो कि जी हम बंदर से बने। अच्छा चलो बंदर से बने, तो बाकी बंदर कैसे रह गए अभी ये? अगर हम बंदर से ही बने होते तो बाकी बंदर क्यों घूम रहे हैं अभी ये? कि सर पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ होगा, कि कुछ जगह पे हुआ, कुछ जगह पे हुआ, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। जो विस्तार आप देखते हो अलग अलग क्षेत्र में, तो बंदर हर क्षेत्र में क्यों पाया जाता है आज की डेट में? बंदर अमेरिका में भी है, बंदर साउथ अफ्रीका में भी है, बंदर इंडिया में भी है। तो भैया कहीं के बंदर तो इंसान बने होते, वहां तो पूरे के पूरे मानव होने चाहिए थे, पर नहीं है। तो कहने की बात क्या है कि ये भले ही हमारे भैया रिश्तेदार रहे होंगे, पर मानव तो है अलग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों ही ह्यूमनॉइड थे। ह्यूमनॉइड क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ है जी, हाँ। तो हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स इसका नहीं है कि भाई ऐसे ही बने हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर पहली बार जो ह्यूमंस आपको देखने को मिलते हैं, इनके बारे में आपको होता ना, पहली बार जो ह्यूमन आपको देखने को मिला वो कहां आपको देखने को मिला? तो जो सबसे प्राचीन साक्ष्य ह्यूमन का देखने को मिलता है वो अफ्रीका में से देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन जो हमें देखने को मिला ना सर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट ह्यूमन जो हमें देखने को मिला उसका, वो तो मैंने सुना होमोशैपियंस। हाँ, होमोशैपियंस के अलावा और भी बहुत लोग हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे प्राचीन जो ओल्डेस्ट मानव हमें देखने को मिलता है उसका नाम था रामापिथेकस। रामापिथेकस, रामापिथेकस। अब जो रामापिथेकस भाई की संरचना थी ना, भाई रामापिथेकस की संरचना थी वो लगभग लंगूर जैसी थी। वो ऐसे झुक के चला करते थे, आपने बुक्स में देखा होगा ना। अब मैं इतना ज्यादा तो नहीं झुक सकता, मैटर हो जाएगा है, तुम क्या होगा कि सर तुम तो वही हो, तो वो आपको पता भी तो नहीं लगने देना। ठीक है तो ये समझिए जो रामापिथेकस है ये आधा झुककर चलता था, और इसी से आगे चल के धीरे धीरे होमोसेपियंस आए, बाकी लोग आए। ये तो रामापिथेकस आपको देखने को मिलता है, रामापिथेकस, रामापिथेकस। और ये जो रामापिथेकस है ना भाई, यही जो है ये आधा झुककर चलता था, आधा झुककर चलता था, ये झुककर चलता था, आधा झुककर चलता था। कौन? रामापिथेकस। तो रामापिथेकस के बारे में थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद आपके आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस यही डेवलप हुआ, आगे चल के ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सीधा चला, ये वो मानव था जो सीधा चला। सर रामापिथेकस लंगूर थे, आदमी थे? अरे आदमी थे भाई, ये लंगूर जैसे लगते थे तो आदमी पर लंगूर जैसे लगते थे, है ना? तो रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकस। तो आपसे एक सवाल आ सकता है कि वो पहला मानव संरचना कौन सा था जो सीधा चलता था? दी वो था जी आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सीधा चलता था, सीधा चलता था। तो ये पहली संरचना है दैट वाज वॉकिंग स्ट्रेट, वॉकिंग स्ट्रेट था जी, बिल्कुल कति एकदम दमादम चलता था, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो
अब एक और मानव की हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है। लंगूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप बोलते हैं, एप। नोट करिए, एप बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब एक बात सोचो कि सर आग की खोज कौन से वाले ने करी थी? बताऊंगा बताऊंगा, मान जाओ, ठीक है। चलिए, नोट हो गया। सर ये मानव जैसी एक्टिविटीज, अबे मानव ही थे ये, हमसे पुराने वाले, हमारा पुराना वर्जन था ये। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है ऐसे हम अपडेटेड हैं, वी आर जस्ट अपडेटेड, ठीक है। नोट कर लिया आपने? राम राम भी हिंडता है भाई, राम राम भाई, ठीक है। एक कह रहा किसने देखा था, सीधे चलता था। मेरे पे वीडियो पड़ी है, ले जाइयो है, आइयो सिलेक्शन के बाद आइयो, मैं वीडियो दे दूंगा आपके फोन में, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। चलो आगे बढ़ो, कर दिया ना नोट? ये बहुत बढ़िया मोनू, ठीक है। आगे बढ़ो। तनक शांति नहीं है, तनक जिसे कहना है, ये आपने नोट कर लिया ना बाबू, ये रामापिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद हमें एक ऐसा मानव देखने को मिलता है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानव हमें यहां पर देखने को मिलता है। और वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानव हमें कौन देखने को मिलता है? दैट वाज जावा मानव, जिसको होमो इरेक्टस बोलते थे। जावा मानव आपको देखने को मिलता है, जावा मानव, जिसको होमो इरेक्टस बोला जाता है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस बोला जाता है, इरेक्टस, जिसको होमो इरेक्टस बोलते हैं, होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस इसको माना जाता है। कहां पाया जाता है सर? ये हिंद महासागर वाले एरिया में, जो अपना आसपास का क्षेत्र है, हिंद महासागर वाला एरिया, हिंद महासागर वाला एरिया, हिंद महासागर वाला जो एरिया है, ठीक है, इंडियन ओशन वाला, उस क्षेत्र में पाया जाता है। इंडियन ओशन वाला जो एरिया, वहां पर ये पाया गया। तो जो जावा मानव आपको यहां देखने को मिला था, जावा मानव, तो जावा एक जगह है जो वर्तमान इंडोनेशिया में है। ये वर्तमान इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलती है, इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलती है। तो होमो इरेक्टस जो था वो सबसे समझदार प्रजाति थी, पर ये चल नहीं पाए। सबसे समझदार प्रजाति थी, सबसे समझदार प्रजाति थी, सबसे समझदार प्रजाति, सबसे समझदार प्रजाति थी, मोस्ट, ठीक है। समझदार का मतलब होता है मोस्ट सेन, मोस्ट सेन स्पीसीज थी ये। लेकिन मोस्ट सेन का हमें कैसा क्यों लगता है? क्योंकि इनकी खोपड़ी का जो आयतन था वो सर्वाधिक था। 1400 ग्राम के आसपास इनकी खोपड़ी का आयतन था, जो सर्वाधिक था, ठीक है। इनका जो खोपड़ी का आयतन था, इनकी खोपड़ी का आयतन सर्वाधिक था, खोपड़ी का आयतन सर्वाधिक था, लगभग 1400 ग्राम के आसपास इनकी खोपड़ी का आयतन था। वैसे 1236 होता है, ठीक है, 1131 महिलाओं का होता है, तो 1231 यानी पुरुष ज्यादा समझदार होते हैं महिलाओं से। होते तो हैं भैया, खोपड़ी के आयतन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो होते हैं। उसी हिसाब से सबसे समझदार थे, खोपड़ी का आयतन इनका सर्वाधिक पाया गया, होमो इरेक्टस। लेकिन जो होमो इरेक्टस है, हमें कैसे पता थी सब समझदार थे? आग की खोज भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। आग की जो खोज है वो भी इन्होंने ही की थी। तो जो आग की खोज की बात करोगे ना, आग की खोज, वो भी इन्होंने ही की थी, खोज इन्होंने ही की थी। डिस्कवरी ऑफ फायर इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है सर जी। अब बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि यहां चलो ठीक है होमो इरेक्टस, लेकिन होमो इरेक्टस जो थे ना, वो अधिक समय तक चल नहीं पाए। योग्यतम की उत्तर जीविका का सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी, यह प्रजाति विलुप्त हो गई, विलुप्त हो गई, यह प्रजाति विलुप्त हो गई। दिस स्पीसीज, ठीक है, मतलब ये हमारे, ये समझो रिश्तेदार थे हमारे, ये हम नहीं है, हमारे आसपास के थे, ठीक है। हाँ, दिस स्पीसीज हैज बीन इरेडिकेटेड, या आप कह सकते हैं विलुप्त हो गई, इरेडिकेट हो गई, ठीक है, गायब हो गई, खत्म हो गई, फिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड।
ठीक है, अब इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, कारण स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, नो रीजन। लेकिन हाँ एक बात है, डार्विन का कुछ कहना है इसके बारे में। डार्विन आदमी कौन है? डार्विन वो है जिसने बताया हमारा इवोल्यूशन, जिसने बताया ह्यूमन एवोल्यूशन को, जिसने बताया। ठीक है, डार्विन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए ये। ठीक है, इसके लिए टर्म यूज कर सकते हो, स्ट्रिक्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं। और डार्विन इसके लिए क्या कहता है? डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी। चार्ल्स डार्विन क्या कहता है? चार्ल्स डार्विन ने कहा कि भाई जो सबसे बेहतर होगा, जीवित केवल वही रह सकता है। ठीक है, तो इसने योग्यतम की उत्तर जीविका का सिद्धांत दिया था। योग्यतम की उत्तर जीविका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसने बताया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसने बताया था। इसकी खोपड़ी का आयतन कितना था? बताया 1400 स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसने बताया योग्यतम की उत्तर जीविका का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका कहना यह है कि जो अपने आप को बदल लेगा वो बेहतर रहेगा। लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल पाता। अब जैसे आप हो, ठीक है, आप हो अब जैसे आप ही कहते हैं कि जी कल हम कुछ और थे, आज हम कुछ और हो गए, समय है जी, बदल जाते हैं, वो भी बदल गई, हम भी बदल जाएंगे। अरे भैया, ठीक है, वही चीज है जी तो ये कहते हैं कि जो सबसे बेहतर होगा केवल वही बचेगा, जो बेहतर नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। ये बात आप भी भली भांति जानते हो। अच्छा पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, अच्छा नहीं पढ़ोगे आप बाहर हो जाओगे। शांत रहोगे, चीजों को समझोगे, नहीं समझोगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, नहीं शांत रहोगे नहीं समझ पाओगे। तो बड़ी बात यही होती है कि भाई जो योग्यतम होगा, जो बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट होगा, वही आगे बढ़ पाएगा, उसी की उत्तर जीविका बच सकती है। उत्तर जीविका का मतलब होता है आगे जीवन का चलना, ये तभी संभव है। तो ये होमो इरेक्टस के बारे में बातें रही। लेकिन इसके बाद आपको पैकिंग मानव देखने को मिलता है, जो चाइना में देखने को मिला। ठीक है, पैकिंग मानव इतना जरूरी नहीं है, लेकिन चाइना क्षेत्र जो था, चीन क्षेत्र, फिर चीन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, यहां केवल आपको पैकिंग मानव देखने को मिला है। पैकिंग मानव आपको देखने को मिला है। पैकिंग मानव कहां पाया जाता था? चाइना में पाया जाता था। ठीक है, तो पैकिंग मानव पाया जाता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं चाहे तो, स्किप करते हैं। लेकिन इसके बाद जो मानव आपको देखने को मिले वो सभी के सभी जरूरी है। जैसे निएंडरथल आपको देखने को मिलता है, और कोमेंग्रोव आपको देखने को मिलता है। निएंडरथल और कोमेंग्रोव, ये नोट कर दिया होगा आपने। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, चलो हम कहां से आए हैं वो भी पता लगेगा, रुक जाओ। मांझा, सुनील मांझा। पैक कर दूं इसको एक कह रहा सर ये कौन सी कंपनी में पैकिंग के काम करे करे? भाई इसको पैकिंग ह्यूमन भी बोलेंगे, पैकिंग ह्यूमन। ये प्रजाति का नाम है, ये स्पीसीज है, प्रजाति है लाडले। किसी की फैक्ट्री में काम नहीं करता था वो, समझ गए? हाँ, आगे बढ़ो चलो। नेक्स्ट है, अब जैसे जर्मनी और फ्रांस में आपको अलग अलग मानव देखने को मिलते हैं। जर्मनी और फ्रांस में आपको अलग अलग मानव देखने को मिलते हैं। चलो मैं बता दूं, जर्मनी क्षेत्र में अलग मानव है, फ्रांस क्षेत्र में अलग है, पामीर के पठार में अलग मानव है। तो ये बताइए हम इसमें से कौन है? हम कहां पे पाए जाएंगे? पामीर का पठार। पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है, विश्व की छत भी इसको कहा जाता है। छतरी, छत, छोटा छतरी, हाँ ये लो। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोलते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताइए जो मैंने पूछा कि हम इसमें से कौन से वाले होंगे, बताओ। ठीक है, चलिए। अरे पाठक लाडले न्यू बताया कि इनमें से हम कौन से हैं, मतलब आपको क्या लगता है बताऊंगा तो मैं सही। ठीक है, चलो। जर्मनी के अंदर आपको नियंडरथल देखने को मिलते हैं, नियंडरथल, नियंडरथल, नियंडरथल। मतलब ई की मात्रा गलत चढ़ गई है। छोटी मोटी हिंदी के अंदर अगर हो जाता है तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं होगी। नियंडर, 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 नियंडर थल आपको देखने को मिलता है, नियंडरथल।
निएंडर डरथल, निएंडरथल, ठीक है। और फ्रांस के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं, फ्रांस के अंदर जो देखने को मिलते हैं क्रोमैंग्रोव, क्रोमैंग्रोव आपको देखने को मिलते हैं, क्रोमैंग्रोव आपको देखने को मिलते हैं, क्रोमैंग्रोव, क्रोमैंग्रोव आपको देखने को मिलते हैं, क्रोमैंग्रोव आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हम जहां पर थे, जो हमारा एरिया है, दैट इज पामीर का पठार, यहां आपको देखने को मिलते हैं होमोसैपियंस, होमोसैपियंस आपको देखने को मिलता है, होमोसैपियंस आपको यहां देखने को मिलते हैं, ये हैं हम, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस आपको यहां देखने को मिलते हैं भैया, हाँ, होमोसैपियंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो दैट इज वेरी स्पेसिफिक होमोसैपियंस। अच्छा, बहुत सारे इतिहासकार हैं, ठीक है, जैसे इसके अंदर अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग कहना है। अब इसी के अंदर इतिहासकार की अगर मैं अलग अलग इतिहासकार के नाम लूंगा, जैसे चार्ल्स विल्सन का कहना है कि निएंडरथल और क्रोमैंग्रोव, इन पर अटैक करके ही होमोसैपियंस ने अपने प्रभाव को मजबूत किया। हमें यह देखने को मिलता है कि इसमें सबसे उपयुक्त जो लोग थे, जो एक प्रकार से कहा जाए कि नोमैड व्यक्ति थे, तो वो ये थे होमोसैपियंस थे, जो इधर उधर घूमते रहते थे। और इन्हीं की वजह से आज की डेट में हम सभी जीवित हैं। बात ही समझ में, बात यू है लाडले कि भाई होमोसैपियंस जो थे ना, इन्हीं से वर्तमान मानव का अस्तित्व है, मानव का अस्तित्व है, अस्तित्व है, इन्हीं से वर्तमान मानव का अस्तित्व है। तो जो हमारा करंट एग्जिस्टेंस है वो इन्हीं पर टिका हुआ है, हमारा करंट एग्जिस्टेंस यही है, करंट एग्जिस्टेंस हमारा यही है, ठीक है, करंट एग्जिस्टेंस हमारा यही है। होमोसेपियंस कैसे बच गए, इन्होंने मतलब इनके बचने के कारण क्या है, इनके बचने का कारण क्या था, ठीक है। तो होमोसेपियंस के बचने का कारण क्या था, बचने का कारण क्या था, ये कैसे सरवाइव कर गए, बाकी लोग क्यों मर गए। सर, इनके बचने का कारण था रीजन ऑफ सर्वाइवल, रीजन ऑफ सर्वाइवल क्या था। पहली बात, इन्होंने बराबर बराबर ना, ठीक है, इन्होंने बराबर बराबर क्या करा भाई अपना, समझिए, इन्होंने निरंतर स्थानों को परिवर्तित किया, इन्होंने निरंतर स्थान परिवर्तित किया, स्थान परिवर्तित किया, परिवर्तित किया, यानी इन्होंने घुमक्कड़ जीवन इन्होंने जिया, घुमक्कड़ जीवन जिया, नोमैड लाइफ इन्होंने जी है, नोमैड लाइफ, नोमैड लाइफ इन्होंने जी है, नोमैड लाइफ, स्पेलिंग गलत है नोमैड की, नोमैड लाइफ इन्होंने जी है। नोमैड का मतलब होता है घुमक्कड़ जीवन जीना, घुमक्कड़ जीवन जीना, ठीक है। चलिए, दूसरा, ये जो लोग थे, इन्होंने बाकी के जो मानव प्रजातियां थी या बाकी प्रजातियां थी उन पर इन्होंने अटैक किया, ठीक है, बाकियों पर इन्होंने अटैक किया है, जिस कारण से बच पाए। जैसे इन्होंने निएंडरथलों पर अटैक किया, क्रोमैंग्रोव पर अटैक किया, तो इनका क्या था, उत्तम जीविका का सिद्धांत, भैया जो उत्तम होगा वो बचेगा। इन्होंने सब पे अटैक किया, इन्होंने अपने लिए स्थान बनाए, इन्होंने बाकियों पर अटैक किया, इस कारण से ये जो होमो सैपियंस है वो आज की डेट में बच पाए। सर जी सब जानवर थे, रुक जा, डट जा जानवर, पहले देख ले पूरा, है ना, तो समझना। दूसरा, इन्होंने बाकी प्रजातियों पर आक्रमण किया, बाकी प्रजातियों, इन्होंने बाकी प्रजातियों को खत्म किया था, बाकी प्रजातियों को खत्म किया, इन्होंने बाकी प्रजातियों को खत्म किया था, ठीक है, किल्ड या अटैक्ड अदर स्पीसीज, स्पीसीज। सर ये तो कितने गलत आदमी थे, ये तो बाकी लोगों को मारते थे। आप भी तो करते हो भाई, हाँ भाई अभिषेक, आप भी तो करते हो यही। क्या आप अपने सिलेक्शन के लिए बाकी लोगों को पीछे नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते आप। जब आप सीजीएल की एक सीट पे लड़ते हो तो 316 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होना है,
जब आप यूपीएसआई के लिए फाइट करते हैं तो लगभग जो अगर सीट कम आती है तो आसपास पिछली बार जो कंपटीशन रहा था 400 बच्चों में से किसी एक का सिलेक्शन होना था। ठीक है, एनटीपीसी के लिए जब आप लड़ते हो तो 700 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो आप खुद समझिए, आप भी तो पीछे छोड़ रहे हो लोगों को। ये भी तो उत्तम जीविका का सिद्धांत है। ठीक है, तो भाई इन्होंने वही किया जो जीने के लिए जरूरी था, तो ये जी पाए। अगर ये ऐसा ना करते तो शायद ना जी पाते। ठीक है, याद रखना। अच्छा, समय दर समय जो है इनके जीवन शैली में परिवर्तन आया। ठीक है, समय दर समय परिवर्तन आता है किस चीज में? समय दर समय परिवर्तन आता है इनकी जीवन शैली में, इनकी बनावट में, इनके शारीरिक बनावट में। वो चीज समझिएगा। ये नोट हो गया? समझ में आई भाई? सर हम तो मेहनत करते हैं। अरे ये भी तो मेहनत ही कर रहे हैं जी। अरे भाई, उस समय इनमें इतना दिमाग थोड़ी था कि दूसरे उनको ना मारे। ये हो सकता है संधि करके जी सकते थे, पर इनमें इतनी बुद्धि कहां थी? है वो भी तो समझो। इनमें बुद्धि होती तो बात ही अलग ही। ठीक है, पहले ये बोले कर भी नहीं थे, हु करते थे। है वो देखो। समझो, आगे बढ़ो, आगे समझिए। तो भाई इसमें मानव शरीर में या मानव प्रजातियों में समय दर समय परिवर्तन आया। दर समय परिवर्तन आया, परिवर्तन आया। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। ह्यूमन स्पीसीज टुक अ लॉन्ग पीरियड। बहुत समय लगा है ह्यूमन पीरियड के, बहुत समय लगा है ह्यूमन पीरियड के इसी एवोल्यूशन में। अब वो हमें कैसे पता? जैसे इसके अंदर एक थ्योरी आती है, लैमार्कवाद। लैमार्क की थ्योरी आती है। जैसे एक थ्योरी है जो है लैमार्क की थ्योरी, लैमार्कवाद। जैसे लैमार्क की थ्योरी है। ठीक है, लैमार्क, इस लैमार्क की थ्योरी है। क्या बोलता है लैमार्क? लैमार्क का अपना अलग हिसाब है। लैमार्क क्या कहता है? दरअसल लैमार्क कहते हैं कि मानव शरीर के जिस अंग की जरूरत थी वो अंग बचा, जिस अंग की जरूरत नहीं थी वो अंग खत्म होते चले गए, वो अंग खत्म होते चले गए। ठीक है, चलो प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर संरचना, प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर संरचना, वह अनुप्रयोग के आधार पर संरचना, प्रयोग के आधार पर संरचना, आधार पर संरचना। ठीक है, इसको समझना। बॉडी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग यूज एंड एप्लीकेशन, यूज एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहने की बात क्या हुई बाबू? कि जो जिसने जैसा यूज किया, ठीक है, चलिए, जो जिसने जैसे यूज किया उस हिसाब से उस व्यक्ति के, जो आप कह सकते हैं कि उसके तरीके बचे। जिसने जैसे यूज नहीं किया उसके तरीके वैसे नहीं बचे। ठीक है, मानव का एवोल्यूशन होने में 6 करोड़ से ज्यादा साल लगे हैं। और ये जो समय है ना प्रयोग के आधार पर संरचना, एक दो दिन में नहीं आती, करोड़ों वर्षों का समय लगता है इसमें। इट टुक करोड़ ईयर्स, करोड़ों वर्षों का समय लगा है, वर्षों का समय लगा है, समय लगा, करोड़ों वर्षों का समय लगा है बाबू इनमें, है ना? हाँ। अब हमें कैसे पता जी? जैसे आपने सुना होगा पहले इंसान के तो पूंछ भी थी, आपने सुना भी होगा तो पूंछ पाड़ ले भाई मेरी, है ना? सुना होगा। तो ये तो सिर्फ कहने वाली बात हो गई। क्या वास्तविकता में हमारे पूंछ थी कभी? अरे रही होगी, क्या पता हम पेड़ पे लटक कर सोते हो, क्या पता है भैया? उस टाइम का तो कुछ हमारे पास है ही नहीं ना। तो सिर्फ कंकाल मिलते हैं जमीन में दबे हुए, तो उसमें कैसे पता जी? है तो यही बात है। ये जो संरचना आती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा सांप के पहले पैर हुआ करते थे, स्नेक के पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन वो खत्म हो गए। जैसे मानव की पूंछ शायद रही हो ना, मानव की पूंछ का विलुप्त होना, का विलुप्त होना,
इंसान ने पूंछ का प्रयोग करना बंद कर दिया, फिर बंद हो गई। ठीक है, याद रखिए। दूसरा इसके अंदर आप देखते हैं, जैसे जिराफ की पहले बड़ी नाड़ हुआ करती थी, फिर वो छोटी हो गई। ठीक है, जिराफ की बड़ी नाड़ होना, बड़ी गर्दन, नाड़ नहीं लिख सकते हम। अब सर जिराफ की गर्दन बड़ी क्यों? दरअसल ये जो जिराफ हुआ करते थे वो अफ्रीका के एरिया में पाए जाते हैं, आज भी अफ्रीका के एरिया में पाए जाते हैं, मेजर अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में पाए जाते हैं। अब वो है शुष्क एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब जो मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां खाते 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 खेल खत्म हो गया है जी, पत्ते पत्ते खा लिए। तो अब उन्होंने अपनी आंख को, मतलब नाड़ को उन्हें ऊपर करना पड़ा ताकि वो बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते खा सके, तो इस वजह से उनकी नाड़ ऊपर हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको थोड़ी सी देखने को मिलती है, जिराफ की बड़ी गर्दन होना या सर्प के पैरों का खत्म हो जाना, सर्प के पैर खत्म हो जाना, खत्म होना। कि पहले स्नेक के पैर होते थे, वो झाड़ियों में से निकलने में दिक्कत आती थी, तो वहीं पे वो खत्म हो गए। सर डायनासोर कब थे? भाई डायनासोर जो थे वो इसी समय थे जबकि ये बात चली है, तो इसी समय डायनासोर भी हुआ करते। नाड़ का मतलब होता है यार, गर्दन को नाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, नाड़ बोलते हैं हम यहाँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, क्लियर है? यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। ठीक है, अब ये सारी की सारी बातें जो आपको यहां देखने को मिलती हैं, ये सारी की सारी बातें जो आपको यहां देखने को मिलती हैं, ये किसी एक थ्योरी को फॉलो करती हैं। अब लेकिन मानव सिद्धांत की बहुत अन्य थ्योरीज भी हैं, लेकिन उसमें से हम किस थ्योरी को सबसे सर्वोपयुक्त मानते हैं वो बताइए। देखो, मानव विकास की अत्यंत थ्योरी है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा मानव विकास को अलग अलग प्रकार से बताया गया है। ठीक है, लेकिन ये है कहां पे, ये हम पूछ रहे हैं। देखो, मानव विकास की सबसे उपयुक्त थ्योरी जो मानी जाती है वो है थियरी ऑफ एवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन। डार्विन के द्वारा सबसे उपयुक्त इसकी थ्योरी मानी जाती है। मानव विकास की सबसे प्रसिद्ध, मानव विकास का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं हाईएस्ट या फिर इंपोर्टेंट, या हाँ इंपोर्टेंट लिख लीजिए, इंपोर्टेंट ह्यूमन एवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा माना जाता है, डार्विन का माना जाता है। अब ये डार्विन डार्विन बहुत हो गई, कौन है ये डार्विन? किसका फूफा है भाई डार्विन? तो भाई फूफा के तो पता नहीं, लेकिन डार्विन आदमी जो है ये इंग्लैंड का रहने वाला है। डार्विन कहां का है? इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का है। एक महान विचारक की भूमिका निभाता है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक है। 1809 में जन्म होता है, 1882 तक रहते हैं। 1809 से 1882 इनका कार्यकाल है पूरा। 1809 में जन्म हुआ, 1882 तक रहे। ठीक है, डार्विन की ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कुछ किताबों के अंदर उल्लेखित है, इनकी बुक्स के बारे में लिखा हुआ है। तो इनकी दो बुक्स आपको देखने को मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत फेमस किताब है। ठीक है, जातियों का उद्भव कहा जाता है इसको, जातियों का उद्भव, जातियों का उद्भव कहा जाता है इसे, वहां देखने को मिलती है। 1859 में आई थी। किताब की ईयर याद रख लेना, दोनों ही किताबों की ईयर याद रख लेना। और डिसेंट ऑफ मैन ये भी है 1871, डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन 1871। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डिसेंट ऑफ मैन का मतलब बेसिकली क्या होता है? मानव के वंश। ठीक है, याद रखना, मानव के वंशज। इन किताबों के अंदर ही लिखा हुआ है कि भाई मानव विकास आखिरकार हुआ कैसे। इन किताबों के अंदर ही लिखा हुआ है कि आखिरकार मानव का विकास हुआ कैसे। जब ये 7 साल के थे, ठीक है,
जब ये जो आदमी थे ना, चार्ल्स डार्विन, जब 7 साल के थे तब ये अपनी बीगल नाम के जहाज पर निकल गए थे और इन्होंने विश्व भर को घूमा था। और तब एंड में जाके इन्होंने कहा था कि हम किसी एक बड़ी शक्ति का एक हिस्सा हैं और उन्होंने हमें बनाया है एक बड़ी शक्ति ने। क्या है, क्यों है, कैसे है, वो नहीं पता, लेकिन हम एक बहुत बड़ी शक्ति का एक हिस्सा है जिन्होंने हमें बनाया है। हमारे होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये भगवान को मानते थे? हालांकि ये साइंटिस्ट हैं। इनकी बातें अगर आप सुनोगे ध्यान से तो पता लगेगा कि हाँ, ये भगवान को मानते थे, पर अपनी किताबों में इसको साइंटिफिक रीजन के तौर पर समझाते हैं। ये कहते हैं कि पहले एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना यानी एकल शैल जो है कणिका के साथ एक जीव की उत्पत्ति हुई, वो बहुशैल हो गया और धीरे धीरे करके उसी ने ही अलग अलग जो है जीवों का रूप ले लिया और जिसको जैसी परिस्थिति मिली वो उस हिसाब से वैसा डेवलप हो गया। मानव और बंदर अलग अलग है, ये इसी ने कहा था, वरना पहले हमें लगता था कि हम बंदर से ही बने हैं। अब चार्ल्स डार्विन के बारे में मैंने बताया, इसके जहाज का नाम क्या था? इसके जहाज का नाम था बीगल। बीगल इसके जहाज का नाम था, बीगल। बीगल नाम के जहाज पर ये 1816 में यात्रा पर निकला, यात्रा पर गया था और इसने पूरा विश्व घूमा जितना अधिक से अधिक हो सकता था और लगभग लेकर ये 20 साल के समथिंग घूमा था। 20 वर्ष इसने यात्रा की, 20 वर्ष इसने यात्रा की, 20 वर्ष की यात्रा इसने करी, तब जाके चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। तो मानव विकास की सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत हमें यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये मानव विकास के बारे में चर्चा थी जिसके बारे में आप समझ पाए हैं। अगर समझे हैं तो फटाफट बताइए, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, फटाफट बताइए। यहां तक अगर कोई समस्या है तो बताओ। नहीं कोई समस्या? जी हाँ, कुल मिला के गच आदमी था। हाँ जी बिल्कुल गच आदमी था कुल मिला के। ठीक है, चलिए फटाफट से। चलिए बहुत ध्यानपूर्वक बातों को समझिए। ठीक है, चलो। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये शायद आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। ये तो होगी मानव की उत्पत्ति। अब यही जो मानव है, यही जो मानव अब यहां पे बना था, होमोसैपियंस जो मानव बना था ना, उस होमोसैपियंस की बात करते हैं। अब होमोसैपियंस का जो विकास है वो हम 2 कालों में पढ़ सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में, ये थियरी इस तरीके से लिख लीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर, प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज में, प्री हिस्टोरिक एज में, प्री हिस्टोरिक एज के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ना, प्री हिस्टोरिक एज ही तो इसको कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं इसको प्री हिस्टोरिक एज ही तो बोलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें जो भी मानव थे उनके विकास को 3 अलग अलग खंडों में दर्शाया गया है। मानव के विकास को, इसमें मानव विकास को, मानव विकास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। बताइए सर 3 भाग कौन से हैं? तो भाई वो 3 भाग आप देखेंगे, उनको कहा जाता है पाषाण काल। वही समय जिसमें मानव का विकास हुआ वो पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल का प्रत्यक्ष तौर हो जाएगा स्टोन एज, इसी को अपन स्टोन एज कहेंगे। और स्टोन एज के 3 खंड होंगे, हर एक खंड में एक अलग अलग बात होगी। कैसे जी? भैया एक होगा पूरा पाषाण काल, जब मानव के द्वारा कच्चा मांस खाया जाएगा। फिर एक दिन किसी एबिली से बालक में, जैसे आप में से कोई एबिली बालक है, पत्थर में पत्थर पेल के मारा होगा तुमने, वहां सूखी पत्ती पड़ी होंगी, वो जल गई। जंगल में जो भी जानवर वानवर है वो भी जल गए। तो जाके जब उन्होंने वहां जाके दबोचा, ठीक है, और मांस खाया, तो उन्होंने कहा यार ये तो अलग ही बन गया जी, है जी। फिर उन्हें पता लगा अच्छा आग जलानी है। फिर उन्होंने और पत्थर मारे, और पत्थर मारे, फिर आग जला दी उन्होंने। तो जलवा था जी उनका, है ऐसे। दिमाग देखो तुम, जब जब पेड़ के पत्ते हिलते होंगे तो हटो बचो। तो ये भी तो है। तो जो पाषाण काल है इसके 3 हिस्से हैं भाई। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है पुरा पाषाण,
पाषाण, मध्य पाषाण। अब इसमें हर एक का एक काल है, मध्य पाषाण, और इसमें अगला देखने को मिलता है भैया आपको पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है। अब जैसे पुरा पाषाण को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं अब मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एंड दैट इज नियोलिथिक। सर कैलियोलिथिक कहां गया? कैलियोलिथिक बच्चे स्टोन एज का हिस्सा नहीं है। दरअसल जब मानव का पूर्ण विकास हो जाता है, जब मानव हमारे जैसा बन गया, जैसे जब तुम बदमाश हो ऐसा मानव जब बन गया, तब आता है कैलियोलिथिक एज। तो वो मानव विकास को नहीं बांटता। तो ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम की बात है कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है उसको हम कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो दैट इज जस्ट अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन। ये सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करता है। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए स्टोन एज के अंदर पुरा पाषाण काल। तो इस पुरा पाषाण काल में क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको किस तरीके से बांटा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा सर इसको बांटा किसने था? यह वैज्ञानिक थॉमसन के द्वारा बांटा गया था। ये जो विभाजन मैंने किया है यह वैज्ञानिक थॉमसन के द्वारा विभाजन किया गया था। यह विभाजन वैज्ञानिक थॉमसन ने किया है। ये जो डिवीजन है ना जो मैंने ये वाला किया है, वैज्ञानिक थॉमसन ने किया है। अरे यार, अरे वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। क्या नाम है? थॉमसन, साइंटिस्ट थॉमसन। तो जो थॉमसन है ना, हिस्टोरियन है थॉमसन, तो थॉमसन नाम के इन्होंने किया, थॉमसन ने किया है ये विभाजन। ठीक है, याद रखिए। अब थॉमसन के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पैलियोलिथिक एज। तो मैं पैलियोलिथिक एज के बारे में बताना शुरू करता हूं, है ना। जतिन चारो थम, हाँ बढ़िया। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। भाई एक दो पेज डिलीट कर दूं तो जरा। यार वो हिस्ट्री वाली स्लाइड तो मैं निकाल ही देता हूं, जैसे मैंने कहा था कि उसका तो जरूरत ही नहीं है आपको। चलो, तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? ये भाई ये पीरियड है, ठीक है, ये सिर्फ वही पीरियड है जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है ना। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को दर्शाता है, बहुत चिल्ड्रन है ये। तो सबसे पहले आप देखोगे इसके बारे में, पैलियोलिथिक के बारे में। और बताओ, ये देखो आप में से एक गजोधर ये लग रहा, एक गजोधर ये लग रहा, जला रहे हैं आग, खुल के खेल रहे हैं। आप पैलियोलिथिक के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला अध्ययन पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण। एक कह रहा था फोटो दिखा, तो देख भैया फोटो देख, पहचानने में आ रहा है कोई? यहाँ पे आप समझते हैं पुरा पाषाण काल, इसकी सर्वप्रथम जो खोज की गई है, यानी इसके बारे में जो सबसे पहली जानकारी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, वो आपको बताना है। पाषाण काल के जो पहले अध्ययन है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किए थे 1853 में। इसके या इसका सर्वप्रथम अध्ययन जो किया है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया है। तो ब्रूस फूट ने किया था, सबसे पहला अध्ययन जो किया था, किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। अब जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया कब था? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने अध्ययन किया था 1863 में। ठीक है, 1863 में किया था, 1863 में किया था। कब किया था? 1863 में, 1863 में। कब किया था भाई? 1863 में किया था सर्वप्रथम अध्ययन। इसका फर्स्ट जो स्टडी की है, इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ स्टोन एज। इसी वजह से रॉबर्ट ब्रूस फूट को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ स्टोन एज भी बोलते हैं इनको, फादर ऑफ स्टोन एज भी बोलते हैं। सर जी चलो फादर ऑफ स्टोन एज तो ये हो गए, चाचा मौसा ये भी बोलते हैं किसी को? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। ये फादर ऑफ स्टोन एज इनको कहा जाता है। पाषाण युग के जो निर्माता या के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है, पाषाण युग के निर्माता के तौर पर इनको जाना जाता है। इस समय में जो मानव हुआ करता था पूरी तरीके से विकसित नहीं था, कच्चा मांस खाया करता था। मानव पूर्ण विकसित नहीं था। इस समय में मानव पूर्ण विकसित नहीं था, पूर्ण विकसित नहीं था। कच्चा मांस खाता था, मांस खाता था। रॉ फ्लैश खाता था, कच्चा मांस खाता था, रॉ फ्लैश खाता था। ठीक है, याद रखिएगा।
बहुत बेहतरीन। चलो 2 बालक मैंने यहां देख लिए, इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा जाएगा अब है। तो कच्चा मांस खाता था, एकदम कच्चा कच्चा मांस, ठीक है। क्यों? क्योंकि आग जलानी इसको उस समय इतनी नहीं आती थी। शिकार की इसको पूरी जानकारी नहीं थी, विकसित नहीं था, जैसा मैंने बताया शिकार की पूर्ण जानकारी नहीं थी, पूर्ण जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी। He has the less knowledge about less knowledge about the hunting। हंटिंग के बारे में इसको बहुत कम पता था, हंटिंग के बारे में आपको इसको बहुत कम पता था। खानाबदोश जीवन था, नोमैड्स हुआ करते थे, खानाबदोश जीवन, ठीक है, खानाबदोश जीवन था, खानाबदोश जीवन। भैया खानाबदोश जीवन किसे कहते हैं? नोमैड लाइफ, नोमैड लाइफ। खानाबदोश जीवन का मतलब है अस्थिर जीवन, इसका मतलब है भैया अस्थिर जीवन, अस्थिर जीवन था इसका, अस्थिर जीवन था, अस्थिर। आज यहां पे कल वहां पे, ठीक है। क्यों यार? पहले जमाने में सारी फैसिलिटी एक जगह नहीं मिलती थी, जैसे आपको एक जगह फैसिलिटी मिल जाती है, इसको नहीं मिलती थी, ठीक है। चलिए, इस समय मानव आदि मानव हुआ करता था, इस समय जो मानव हुआ करता था इसको आदि मानव कहते थे। मानव इस समय मानव आदि मानव था, मानव आदि मानव था, आदि मानव, आदि मानव था। इस समय मानव आदि मानव था, आप देख ही रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। चलिए, तो भाई इसी समय पहली बार इनके द्वारा पेंटिंग भी की जाती है, और पेंटिंग के बारे में हम कल पढ़ेंगे जो इसने पेंटिंग की है, ठीक है। चलिए, पेंटिंग के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसी समय इन्होंने पहली बार पेंटिंग की, पहली बार चित्रकारी की, चित्रकारी की, चित्रकारी की, फर्स्ट पेंटिंग की भीमबेटका केव्स में। ये महाभारत के समय की गुफा है भीमबेटका, एमपी में देखने को मिलती है। भीमबेटका केव्स है, एमपी में देखने को मिलती है, एमपी में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, वो पेंटिंग देखो, इस तरीके की पेंटिंग करते थे, भित्ति चित्र बनाते थे दीवारों पे। ये देख, हाथ छोड़ दिया, ये घोड़े पे बैठा है चीता, देख रहा है, तो इनका अलग जलवा था, ठीक है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, पेंटिंग के बारे में। इसकी जो खोज है वीएस वाकडकर ने की थी, ठीक है, रायसेन जिले में देखने को मिलती है। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। चलो, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और दिस इज द प्राइम थिंग जो आप पढ़ रहे हैं, ये प्राइम आप पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। कुछ छात्र हैं जो अभी नए नए जुड़े होंगे, जो 12th के तुरंत बाद निकल के आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत कुछ सीखना है, धीरे धीरे सीख पाएंगे। अब जो समझदार हैं उनको तो मैं बता सकता हूं, जो समझदार नहीं है उनको मैं एक ही सलाह दे सकता हूं, आप धीरे धीरे समझदार बनेंगे, समय दीजिए, ठीक है। सीखने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा आप सीखने की कोशिश करेंगे उतना आप समझ पाएंगे, ठीक है। अपने हिसाब से अगर आप करेंगे तो फिर वो आपका हिसाब रहेगा, वो सीखने का हिसाब नहीं कहते उसे, ठीक है, उसे समझदारी नहीं कहते। और सिलेक्शन समझदार बच्चों के होते हैं। तो जो समझदार हैं बहुत अच्छी बात है, जो समझदार नहीं है आप धीरे धीरे समझदार बन जाएंगे, समय दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुल के खेलो, कोई डाउट होता है इंस्टाग्राम आपको पता है जीतरानंद.77 भेज सकते हो, जो भी डाउट है आपका डाउट दूर किया जाएगा तुरंत, ठीक है। थोड़ा सा रिप्लाई में डिले हो सकता है, बाकी सब बढ़िया, खुल के खेलिए। कल मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।